आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां कह सकते हैं कि पूरा पासा ही पलट गया था। बिल्कुल। हमारा विषय है आंग्ल मराठा युद्ध। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे किसी एक लड़ाई की नहीं बल्कि लगभग 40 साल तक चले एक महासंघर्ष की कहानी बताते हैं। सही कहा। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस शक्ति को हराया जिसे उस समय भारत में कोई हरा नहीं सकता था, मराठा साम्राज्य। और देखिए सिर्फ युद्ध कहना भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये एक राजनीतिक शतरंज की बिसात थी जो करीब करीब 1775 से 1818 तक बिछी रही। इसमें सैनिक ताकत से ज्यादा बड़ी भूमिका थी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की, मराठों की अपनी आपसी फूट की और बदलती वफादारियों की। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जिसने सिर्फ मराठा साम्राज्य का अंत नहीं किया। नहीं, इसने पूरे भारत के भविष्य की पटकथा लिख दी। तो चलिए इस शतरंज की बिसात को जरा खोलकर समझते हैं। उस समय के मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे? एक तरफ तो मराठा संघ था जो कागज पर एक महाशक्ति जैसा दिखता था। इसमें पूना के पेशवा थे जो नाम के मुखिया थे। हाँ, नाम मात्र के मुखिया। फिर नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और बड़ौदा के गायकवाड़ जी। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन कागजों में एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये कि ये मराठा सरदार आपस में ही कट्टर दुश्मन थे, खासकर सिंधिया और होलकर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो ऐसा है जैसे एक ही टीम के 5 कप्तान हो। बिल्कुल। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब वे एक होते थे तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन वो शायद ही कभी एक हुए। अंग्रेजों ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी कि मराठों को हराने का रास्ता उनकी एकता को तोड़ना है, न कि उनसे सीधे सीधे युद्ध करना। उनकी पूरी रणनीति इसी एक विचार पर टिकी थी, फूट डालो और राज करो। और उन्हें इसके लिए मौके मिलते चले गए। तो पहला मौका उन्हें कब और कैसे मिला? दस्तावेज बताते हैं कि पहली लड़ाई की जड़ में 2 बातें थीं। एक तो बॉम्बे में बैठे अंग्रेजों का लालच और दूसरा पेशवा के घर का अपना झगड़ा। नारायण राव पेशवा की मृत्यु के बाद उनके चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते थे, हाँ, राघोबा, वो पेशवा बनना चाहते थे। लेकिन पूना के एक बहुत ही चतुर मंत्री नाना फडणवीस ने नारायण राव के नवजात बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। और जाहिर है रघुनाथ राव को ये पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं। वो नाराज होकर सीधे अंग्रेजों के पास मदद मांगने पहुंच गए। और यहीं पर हमें ब्रिटिश प्लेबुक का पहला बड़ा उदाहरण मिलता है। उन्होंने सिर्फ एक मौके का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने घरेलू झगड़े को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का दरवाजा बना लिया। मतलब उन्होंने 1775 में रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कर ली। जी। और ये संधि सिर्फ एक दस्तावेज नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि अंग्रेज किसी एक मराठा सरदार की मदद करने से ज्यादा दिलचस्पी मराठा संघ को अंदर से तोड़ने में रखते थे। मदद के बदले में उन्होंने सालसेट और बेसिन जैसे महत्वपूर्ण इलाके अपने लिए मांग लिए। 1 मिनट, लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। बॉम्बे के अंग्रेजों ने तो ये संधि कर ली, लेकिन कलकत्ता में बैठी उनकी सीनियर सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हाँ, मतलब कंपनी के ही 2 दफ्तर आपस में लड़ रहे थे। ये तो कमाल का कुप्रबंधन लगता है। ये कुप्रबंधन कम और कह सकते हैं कि कंपनी के आक्रामक चरित्र का सबूत ज्यादा था। बॉम्बे और मद्रास के अधिकारी अक्सर पहले कार्रवाई कर देते थे और कलकत्ता से मंजूरी का इंतजार बाद में करते थे। अच्छा। तो कलकत्ता काउंसिल ने अपने एक अधिकारी कर्नल ऑप्टन को पूना भेजा और नाना फडणवीस के साथ एक नई पुरंदर की संधि कर ली 1776 में, जिसमें उन्होंने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल। इससे हमें यह पता चलता है कि ब्रिटिश नीतियां कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, वे बहुत लचीली थीं और मौके के हिसाब से बदलती रहती थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। दस्तावेज बताते हैं कि 1778 में पूना में एक फ्रांसीसी एजेंट के आने से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की नींद उड़ गई। उन्हें नेपोलियन और फ्रांसीसियों का डर सताने लगा था। हाँ, उन्हें लगा कि कहीं मराठे और फ्रांसीसी मिलकर अंग्रेजों को बाहर न कर दें। तो उन्होंने फिर से युद्ध छेड़ दिया और यहीं पर तलेगांव की लड़ाई 1779 का जिक्र आता है। और इस लड़ाई में मराठा सेनापति महादजी शिंदे ने कुछ ऐसा किया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, मतलब जला दो उजाड़ दो। ओहो! सोचिए, अंग्रेजी सेना पश्चिमी घाट की तंग घाटियों में घुस तो गई, लेकिन मराठों ने उनके रास्ते के सारे गांव खाली करा दिए, खेतों में आग लगा दी
और कुओं में जहर तक मिला दिया। बाप रे। अंग्रेजी सेना के पास ना खाने को दाना था, न पीने को पानी। वे बुरी तरह फंस गए और उन्हें शर्मनाक तरीके से आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये तो अंग्रेजों के लिए एक बहुत करारी हार थी। उन्हें वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। जी, जिसमें उन्हें जीती हुई सारी जमीनें वापस करनी थी। लेकिन कुछ स्रोत महादजी शिंदे की इस नीति पर सवाल भी उठाते हैं। क्या ये एक सैन्य मास्टर स्ट्रोक था या अपनी ही प्रजा के खेतों और कुओं को तबाह कर देना एक हताश कदम था? देखिए, ये दोनों था। सैन्य नजरिए से देखें तो ये एक शानदार रणनीति थी जिसने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया, लेकिन इसका मानवीय मूल्य बहुत ज्यादा था। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स इस अपमान को पचा नहीं पाए। उन्होंने संधि को मानने से इनकार कर दिया और नई सेनाएं भेज दी। कई साल और लड़ाई चली। अंत में 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसने पहले युद्ध को समाप्त किया। तो इस पहले दौर का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? असल में कोई नहीं जीता। ये एक ड्रॉ मैच जैसा था। एक ड्रॉ? हाँ, लेकिन इस ड्रॉ में भी अंग्रेजों का फायदा था। इस संधि ने उन्हें मराठों से 20 साल की शांति दी और इन 20 सालों का इस्तेमाल उन्होंने अपने दूसरे बड़े दुश्मन मैसूर के टीपू सुल्तान को खत्म करने में किया। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक टाइम आउट था। तो पहले युद्ध के बाद 20 साल तक एक अजीब सी शांति बनी रही, लेकिन स्रोतों से साफ पता चलता है कि ये शांति नहीं थी, बल्कि एक लंबे तूफान से पहले का सन्नाटा था। बिल्कुल। मराठों के बीच की दरारें भरी नहीं थी, बस वक्त के साथ और गहरी हो गई थी। और जैसे ही 1800 में मराठा राजनीति के चाणक्य नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, ये दरारें ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। और ठीक इसी समय भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड वेलेस्ली। वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आया था जो तोप और बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक था। और वो क्या था? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। दस्तावेजों में इस सहायक संधि का जिक्र बार बार आता है और ये सुनने में तो एक अच्छा सौदा लगता है, सुरक्षा के बदले पैसा। पर क्या ये वाकई इतना सीधा था? बिल्कुल नहीं। ये सहायक संधि एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था, बस उसे कानूनी जामा पहना दिया गया था। अच्छा। अंग्रेज कहते थे हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, बस हमारी एक सेना अपने राज्य में रखिए। लेकिन असल में ये एक ऐसा मेहमान था जो धीरे धीरे घर पे कब्जा कर लेता था। उस सेना का सारा खर्च भी आपको उठाना है, आप हमारी इजाजत के बिना किसी और से बात भी नहीं कर सकते, और हमारा एक अफसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, आपके दरबार में बैठकर आप पर नजर भी रखेगा। ये तो सुरक्षा नहीं, बल्कि धीमी गति से आजादी का गला घूटना हुआ। बिल्कुल। और इस जाल में सबसे पहले फंसे नए पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय की कहानी तो वाकई दुखद है। दस्तावेज बताते हैं कि वो एक बेहद कमजोर और डरपोक शासक थे। जब इंदौर के यशवंतराव होलकर ने पूना पर हमला किया तो बाजीराव द्वितीय इतना डर गए कि उन्होंने 65 किलोमीटर तक भागकर एक अंग्रेजी जहाज पर शरण ली। एक साम्राज्य का मुखिया और ऐसी हालत। ये दिखाता है कि मराठा संघ अंदर से कितना खोखला हो चुका था। और इसी घबराहट में बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों के साथ बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने सहायक संधि की सारी शर्तें मान ली। सारी अपमानजनक शर्तें। ये मराठा इतिहास का शायद सबसे काला दिन था। संघ के मुखिया ने ही पूरे संघ की स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथ गिरवी रख दिया था। और जाहिर है सिंधिया और भोंसले जैसे स्वाभिमानी सरदारों को ये पसंद नहीं आया होगा। वो आग बबूला हो गए और यहीं से दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ी। लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ आए थे। हाँ, इस बार उन्होंने दो तरफ से हमला किया। दक्षिण में कमान संभाली आर्थर वेलेस्ली ने। ये वही वेलेस्ली हैं जो बाद में नेपोलियन को वाटरलू में हराएंगे? जी वही। उन्होंने असाई की लड़ाई में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को हराया और उत्तर में जनरल लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा? हाँ, और इन जीतों के बाद अंग्रेजों ने मराठा सरदारों को दो अहम संधियों पर मजबूर किया। एक देवगांव की संधि और दूसरी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। इन संधियों के नाम याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन इनका नतीजा क्या था? मतलब क्या था इनका? नाम इतने जरूरी नहीं है जितना कि उनका नतीजा। इन संधियों के बाद अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का पूरा उपजाऊ इलाका मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या? दिल्ली और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अब उनके नियंत्रण में थे। ये एक जबरदस्त रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत थी। मतलब जिस मुगल सत्ता के नाम पर पूरे भारत में सिक्के चलते थे, उसका रिमोट कंट्रोल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। बिल्कुल। इस युद्ध ने मराठा संघ की कमर तोड़ दी थी। और अब बारी थी अंतिम और निर्णायक टकराव की, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की।
इस समय तक लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आ चुके थे, जिनका एक ही मकसद था, भारत में ब्रिटिश परचम को सर्वोच्च बनाना। जी। इस युद्ध का तात्कालिक कारण पिंडारियों की समस्या को बताया जाता है। ये पिंडारी कौन थे और ये कैसे एक बड़े युद्ध का बहाना बन गए? पिंडारी एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि दुखद कहानी है। ये मूल रूप से अनियमित घुड़सवार लुटेरों के गिरोह थे, जो मराठा सेनाओं के साथ भाड़े के सैनिकों की तरह काम करते थे। अच्छा। जब मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ और लड़ाइयां कम हो गईं, तो ये बेरोजगार हो गए और मध्य भारत में लूटपाट करने लगे। जब उन्होंने ब्रिटिश इलाकों में छापे मारे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को वो बहाना मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। मतलब पिंडारियों के सफाई के नाम पर उन्होंने मराठों पर हमला कर दिया? हाँ, उन्होंने 1,20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना इकट्ठा की, लेकिन उनका असली निशाना पिंडारी नहीं बल्कि बची खुची मराठा शक्ति थी। ऐसा लगता है कि इस बार अंग्रेजों ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कूटनीति से जंग जीत ली थी। सही कहा आपने। उन्होंने एक एक करके मराठा सरदारों पर नई और ज्यादा अपमानजनक संधियां थोप दी, जैसे नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि और सबसे अहम पूना की संधि। बिल्कुल, ये पूना की संधि तो मराठा संघ के ताबूत में आखिरी कील थी। ऐसा क्या था इस संधि में? इस संधि के जरिए अंग्रेजों ने पेशवा से जबरदस्ती ये लिखवा दिया कि वो आज से मराठा संघ का प्रमुख नहीं है। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों ने मराठा संघ को कानूनी तौर पर भंग कर दिया था। ओ, मतलब कूटनीति से ही उन्हें पूरी तरह अलग थलग और शक्तिहीन कर दिया। जी। जब मराठा सरदारों को इतना दबाया गया, तो उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा होगा। सही कहा। ये एक तरह से मराठों का आखिरी हताश प्रयास था। पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी को जला दिया, लेकिन खड़गी की लड़ाई में हार गए। और बाकी सरदार? नागपुर के भोसले सीताबल्दी में हारे और होलकर की सेना महिदपुर में बुरी तरह पराजित हुई। लेकिन तब तक मतलब बहुत देर हो चुकी थी। एक टूटा और बिखरा हुआ संघ एक अनुशासित और एकजुट दुश्मन का सामना नहीं कर सकता था। तो मराठा साम्राज्य, जिसने एक समय दिल्ली के लाल किले पर भगवा लहराया था, उसका अंत कैसे हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागते हुए कोरेगांव और अष्टी में आखिरी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंत में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। और अंग्रेजों ने इस बार क्या किया? इस बार कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन पर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। और उनके साम्राज्य का? उनके विशाल साम्राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया और उसी से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जन्म हुआ। अच्छा। हाँ, एक छोटी सी बात और, मराठा लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने शिवाजी के एक वंशज के लिए सतारा का एक छोटा सा राज्य बना दिया। ये एक चालाक राजनीतिक कदम था। बहुत चालाक। ये दिखाने के लिए कि वे मराठा परंपरा का सम्मान करते हैं, जबकि असली सत्ता पूरी तरह से उनके हाथ में थी। अंतिम नतीजा ये था कि 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लहरा रहा था। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? 50 साल से भी कम समय में भारत की सबसे प्रमुख शक्ति, जो मुगलों के खंडहरों कर खड़ी हुई थी, वो खुद इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। ये सिर्फ सैन्य हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है अंदरूनी कलह की, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की और दूरदृष्टि की कमी की। बिल्कुल। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि मराठे कैसे हारे, लेकिन वे सोचने के लिए एक गहरा सवाल भी छोड़ जाते हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या मराठों की हार बेहतर ब्रिटिश सैन्य और कूटनीतिक रणनीति का नतीजा थी, या ये उनकी अपनी आंतरिक फूट के कारण हुआ एक विस्फोट था जिसका अंग्रेजों ने सिर्फ चतुराई से फायदा उठाया? ये सोचने वाली बात है। शायद इस अंत के बीज पहले युद्ध के शुरू होने से बहुत पहले ही बो दिए गए थे, जब मराठा सरदार एक दूसरे को अंग्रेजों से बड़ा दुश्मन समझने लगे थे।